अभी आपने देखा कि हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, एक ह्यूमन आई और एक कलरफुल वर्ल्ड। तो अब हम कलरफुल वर्ल्ड शुरू करने वाले हैं। तो पहला इसमें आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है? देखो, प्रिज्म होता है एक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसमें ऐसे एक रेक्टेंगल्स होते हैं, एक दो तीन तीन रेक्टेंगल्स होते हैं और दो ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रिज्म होता है, टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ये इंक्लाइन होते हैं एक दूसरे पर। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सरफेसेस इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब द एंगल बिटवीन इट्स टू लिटरल्स, इसके दो लिटरल्स के बीच के जो फेसेस होते हैं उनका जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। मैं फोटो डाल दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे ये वाला देखो, ये ना एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म, इसमें बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं। एंगल ऑफ कुछ कुछ उनके अलग अलग नाम है। मान लो जैसे ये प्रिज्म है, यहां से आपने एक सनलाइट इसमें डाली, ठीक, यहां से जा रही है सनलाइट, ऐसी जानी चाहिए ऐसे करके, बट एक्चुअली ये ऐसे नहीं जाती, ये रिफ्रैक्ट करती है और ये यहां से निकल जाती है इस तरह से। मतलब इसको सीधे जाना चाहिए था पर सीधे ना जाके ये ऐसे निकलती है। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और मर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन जैसे ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, और मर्जेंट रे, ये वाली मर्जेंट रे होगी। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। व्हाइट लाइट, अब देखो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट डिस्पर्स करती है वो क्या होता है? व्हाइट लाइट एक बीम की तरह, जब हम व्हाइट लाइट छोड़ेंगे तो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, बट अभी मैंने क्या बताया, वो ऐसा डिस्पर्स होकर नीचे की तरफ से आती है। वो जब बाहर आती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे कलर निकलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसके अंदर से बहुत सारे कलर निकलते हैं और वो कलर और कुछ नहीं, क्या होता है? जी हाँ, रेनबो होता है। आपको एक रेनबो देखने को मिलेगा इसके अंदर। इस व्हाइट लाइट को वो रेनबो में कन्वर्ट कर देता है ये प्रिज्म। डी फॉर वायलेट कलर एंड इट्स बिगर देन डी फॉर रेड कलर। अब इसमें क्या होता है कि जो जो इन कलरों का जो शेड्स होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कुछ शेड्स इसमें आपको रेड दिखेगा है, और कुछ कलर इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि ज्यादा कलर क्यों दिख रहे हैं इसके अंदर। Inclined refracting surface of the glass prism show exciting phenomena, splitting of white light into a band of colors। इसको बोलते हैं splitting of white light band of colors। इसमें बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। The band of colored components of the light beam is called a spectrum। इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसको एग्जाम्पल लाइक विबग्योर। विबग्योर मतलब V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन। और ये जो कलर का स्प्लिट होना, एक ऑफ लाइट इनटू अ कंपोनेंट ऑफ कलर्स, इतने सारे कलर्स में, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। कि अगर एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास की जाए तो वो दूसरी तरफ से उसको डिस्पर्स करके काफी सारे कलर्स के अंदर दिखाएगा। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड्स एट अ डिफरेंट एंगल, ये अलग अलग एंगल पर बैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट बैंड्स मोस्ट। इसमें जो रेड लाइट होती है वो कम बैंड करती है, जबकि वॉयलेट लाइट जो होती है वो ज्यादा बैंड करती है। तो इसैक न्यूटन ने क्या बोला था? ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट बाय यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि हाँ ऐसा होता है। He tried to split a spectrum on a white light more by using another similar prism, but he couldn't not get any more colors। तो जब उन्होंने क्या किया कि ऐसा करके एक ग्लास प्रिज्म लिया, उसके अंदर से व्हाइट लाइट मारी, तो वो इस तरह से बहुत सारे कलर्स में उसने दिखा दिया। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक और प्रिज्म लिया,
लेकिन इस बार उन्होंने उस प्रिज्म को इन्वर्टेड करके मतलब उल्टा करके रख दिया। उन्होंने सोचा कि भाई बहुत सारे कलर मिल जाएंगे मुझे, और कलर मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो सारे कलर्स उस प्रिज्म के अंदर से वापस गए तो दूसरी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ एक व्हाइट लाइट के तौर पर ही बाहर निकले। जी हाँ, बट ही couldn't get a more colors. He repeated the experiment using a second prism in on inverted position, मतलब उल्टी में, with respect to the first prism, उसके just बगल में, allowed all the colors of spectrum to pass through second prism। और उन्होंने देखा कि भाई सारी लाइट जो है, जितने भी कलर्स हैं वो सेकंड प्रिज्म में से होके गुजर रहे हैं। He found white light emerge on the other side of the second prism। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सिंपल सा कलर आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रही है, बाकी और कलर क्यों नहीं मिल रहे। सो ही कंक्लूड दैट द सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स। तो उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो सन होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सन का जो कलर होता है, मतलब सन की जो रोशनी होती है, सन की जो लाइट होती है, वो 7 कलरों से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं रेनबो पर। इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज फॉर्म ड्यू टू दी dispersion of sunlight by a tiny water droplets present in atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से जब सन की वाइट लाइट पास होती है तो वही सेम जो प्रिज्म में होता है, वही सेम फिनोमेना इसके अंदर होता है, और जिसकी वजह से सुंदर रेनबो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एज अ ये प्रिज्म का काम करती हैं, और उसके अंदर जब सनलाइट पास होती है तो हमें दिखता है। और ये सिर्फ कब होता है, ये मोस्टली हम देखा जाता है कि ये रेन के बाद होता है। रेन जब हो जाती है, बारिश पड़ जाती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स फिर भी प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही उसी समय अगर धूप और निकल जाए तो उसके अंदर से जैसी ही वाइट लाइट जो सन की है जो अगर पास होगी तो उसमें क्या फॉर्म करेगी, फिर वो एक रेनबो फॉर्म करेगी, और अब वो हमें एक रेनबो देखने को मिलेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म। It refracts and disperses the incident sunlight that reflects in internally, जो अंदर की तरफ ही रिफ्रैक्ट होती हैं, and internal refraction, and finally refract it again, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट होती हैं when it emerges out of the water droplets। जो रेनबो जब भी फॉर्म होता है is always form in a direction opposite to that of sunlight। ये सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में ही ये फॉर्म होता है, मतलब विपरीत। यहां से सनलाइट पड़ी, ये अंदर गई, फिर यहां से ये रिफ्रैक्ट हुई, और यहां से ये बाहर निकली, और इसी से हमें फिर एक रेनबो देखने को मिलता है। ड्यू डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स रीच टू द ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर मतलब होते हैं हम जो हम देखते हैं ऊपर। रेड कलर्स अपेयर ऑन अ टॉप, लाल रंग जो होता है वो एकदम टॉप पे दिखता है, एंड द वॉयलेट एट द बॉटम ऑफ द रेनबो, और जो वॉयलेट होता है कलर वो नीचे की तरफ दिखता है। मैं फोटो डाल दे रहा हूं, ये देख लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन दो मीडियम में हो, धरती पे या आसमान में, और उसमें से एक मीडियम एटमॉस्फेयर का मीडियम हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जिसे समझो अपेरेंट स्टार पोजीशन, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स। जो हमें स्टार की पोजीशन दिखती है एक्चुअली वो पोजीशन नहीं होती है, वो उससे अलग होती है। द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग द हैंस वी हैव अ डिफरेंट मीडियम्स। So distant star acts as a point source of light. When the starlight enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously due to the change of refractive index. Example, from rarer to denser, it bends towards the normals, and due to this, apparent position of the stars is different from actual position, and the stars appear higher than its actual position. जब stars की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब एकदम क्लियर नहीं होता है। तो उसके अंदर से आते समय वो क्या होती है, लाइट उसकी बेंड होती है। एक्चुअल पोजीशन पे यहां होता है पर हमें दिखता कहां है, यहां। जैसे यहाँ पर से कोई भी बंदा अगर देख रहा है यहाँ पर खड़े होके तो उसको लगता है कि स्टार यहाँ है, बट एक्चुअली वो यहाँ नहीं है, वो स्टार एक्चुअली यहाँ है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी जो लाइट आई है वो बहुत सारे मीडियमों से होकर आई है। कैसे वाले मीडियम, रेरर से डेंसर मीडियम, डेंसर से रेरर। तो ये बार बार जो चेंज होता है ना, ये लाइट को बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और
इसके बार बार चेंज, किसके चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से उसकी जो लाइट की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज होती है, और ये बार बार चेंज होने की वजह से ही यहां पर दिखती है, तो वो बेंड होती है लाइट उसकी, और वो ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग दिखाई देता है, मतलब कहीं का कहीं दिखाई देता है। इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, जैसे कितनी सारी एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, कितने सारे वो जो जोन्स होते हैं उसके अर्थ के, तो उसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम हो जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द डिस्टेंस स्टार एक्ट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एज द बीम, तो वो एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। एंड एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, और वो अपनी जगह से डेविएट होती रहती है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स कीप्स ऑन द चेंजिंग बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक, इट्स नॉट अ स्टेशनरी। तो अर्थ है भाई वो रुकी हुई नहीं है, वो चल रही है, इट्स नॉट अ स्टेशनरी। सो चलने की वजह से हैंस द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर्स आर आइज, ये फ्लक्चुएट होती है, मतलब चेंज होती रहती है, और इसी लाइट के चेंज होने की वजह से सम टाइम ब्राइट एंड सम टाइम फेंट, तो कभी कभी वो इतना चमकता है और कभी कभी वो हमें धुंधला दिखाई देता है। दिस इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। अभी कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं। व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं, वो भी तो हैं दूर। प्लैनेट आर क्लोजर टू अर्थ, वो अर्थ के बहुत करीब है भाई, एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो देखो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ज्यादा करीब है, बहुत करीब है और बहुत बड़े भी हैं, इसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट फिनोमेना, एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, और ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर, और इसकी वजह से हमें सन 2 मिनट पहले देन द एक्चुअल सनराइज, जो एक्चुअल में सनराइज हुआ है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और जो एक्चुअल सनसेट हुआ है ना उससे 2 मिनट बाद में दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल उसकी वो पोजीशन नहीं होती है। ये हॉरिजॉन हो गया सिंपल सा, और ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, यहां पर ऑब्जर्वर है, ये एटमॉस्फेयर है पूरा हमारा। यहां से हम देखते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, यहां दिख रही है बट एक्चुअल पोजीशन उसकी यहां है। अभी सन यहां पर है लेकिन हमें दिखाई कहां दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये एटमॉस्फेयर के अंदर इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसका जो मीडियम है वो डेंसर हायर, डेंसर लोअर ये होता रहता है, इसी की वजह से ये सब होता है। अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क at the sunset and sunrise is due to the atmospheric refraction. Scattering of light, the Tyndall effect. अभी Tyndall effect क्या होता है, जैसे कि आपने कभी अंधेरे के अंदर टॉर्च जला के आप देखिएगा तो आपको छोटे 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 पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट इन छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से होकर गुजरती है तो वो उन पार्टिकल्स को विजिबल कर देती है। ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से जब कोई लाइट की बीम पास होती है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स, तो वो कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह इन सब होते हैं, ऑफ द एयर पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, तो जो बीम होती है ना वो हमें दिखाई देती है, मतलब लाइट हमें साफ साफ दिखाई देती है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं इस तरह से। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलॉइडल पार्टिकल्स gives rise to the Tyndall effect, इसी को हम Tyndall effect भी कह सकते हैं। The phenomena of scattering of light by a colloidal particles, colloidal एक solution होता है जिसे हमने 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। ठीक है, it can be observed when a light passes through a canopy of a dense forest. स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होगा ये डिपेंड करेगा कि वो स्कैटर्ड लाइट कितने बड़े साइज के पार्टिकल से स्कैटर होके या टकरा कर गई है। अब देखो, वेरी फाइन पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल्स और वेरी लार्ज इनफ साइज पार्टिकल्स। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटरिंग मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को वो ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो शॉर्ट होती है। लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, और जो लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। देखो, एल से लार्ज, एल से लॉन्गर, और वेरी शॉर्ट तो शॉर्ट वेवलेंथ, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो वो कौन सी लाइट को करते हैं, वो रेड को करते हैं। मतलब रेड
जो है हमारी लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है, कलर है, और जो ब्लू है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर है, लाइट है। वेरी लार्ज इनफ दे स्काई अपेयर्स व्हाइट। वाई क्लाउड अपेयर व्हाइट? ये हमें क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स स्कैटरिंग पार्टिकल्स, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये स्कैटर करते हैं, इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़े होते हैं। हैंस द स्कैटरिंग ऑफ द ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसमें जितनी भी लाइट स्कैटर करती है वो पूरी सब वो सारी की सारी क्या होती है? वाइट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें जो क्लाउड होता है वो व्हाइट दिखाई देता है। आप ऐसे समझ लो, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वहां पर जो लाइट स्कैटर करेगी वो व्हाइट होगी, अगर थोड़े बड़े होंगे तो लाइट स्कैटर करेगी तो वो रेड होगी, और बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो वो लाइट स्कैटर करेगी तो वो ब्लू दिखाई देगा हमें एटमॉस्फेयर। वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? आसमान का कलर नीला क्यों है? The molecule of air and the other fine particles in the atmosphere have the size smaller than the wavelength of the visible light. तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा माइन्यूट और बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, सिंस द ब्लू हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ, तो उसके अंदर से जब लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर को क्या कर देगी? ब्लू कर देगी। ब्लू हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ हैंड देन द रेड, हैंस इट विल स्कैटरिंग द मोस्ट, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा स्कैटर करेगी। ज़्यादा स्कैटर करने की वजह से पूरे आसमान में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सारे मतलब एक ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, इसलिए पूरे आसमान में फैले हुए हैं, इसलिए वो पूरा आसमान ही कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। इन बिटवीन क्वेश्चंस आ गया, इफ देयर इज नो अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ही ना हो, what will happen to scattering phenomena? तो फिर स्कैटरिंग फिनोमेना का होगा क्या? There will be no scattering and sky will appear dark. तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी और हमें आसमान कैसा दिखेगा? काला, क्योंकि हमारा जो अंतरिक्ष है, जो हमारा स्पेस है, वो काला ही है, वो डार्क ही है, इसलिए अर्थ का एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो जो कलर होता है सन का, जो सनराइज और सनसेट के समय ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिखता है? मतलब दिन के समय तो वो येलो होता है और शाम और सुबह के समय वो ऑरेंज होता है, ऐसा क्यों? While sunset and sunrise, the color of sun and its surroundings appear red, वो रेड दिखाई देते हैं। During a sunset and sunrise, और सनसेट और सनराइज के समय पर the sun is near horizon, वो हॉरिजॉन के बहुत ज्यादा करीब होता है, and therefore the sunlight has to travel large distance, तो उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। किसको? सनलाइट को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, अब जितनी भी ब्लू लाइट है उसकी तो भाई शॉर्टर वेवलेंथ है, लंबी वेवलेंथ किसकी है? एग्जैक्टली रेड की, रेड की है। द स्कैटरिंग अवे बाय द पार्टिकल्स, दिस लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर की है, विल रीच आर आइज, तो ये हमारे आइज तक जो पहुंचती है वो रेड कलर की पहुंचती है। भाई सनलाइट को पहुंचना है तो उसको एक क्या चाहिए? लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ हो, ऐसा वाला कलर चाहिए, तो वो तो सिर्फ रेड की है, इसलिए वो रेड को ही पकड़ लेता है कि भाई तू ही आ जा। तो इसलिए जब हम सनराइज या सनसेट को देखते हैं तो हमें वो चीजें रेड दिखाई देती हैं, एंड दिस इज वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर। वाई द डेंजर सिग्नल और अ साइन आर मेड ऑफ रेड कलर? जो डेंजर साइंस होते हैं उनको रेड कलर से क्यों बनाया जाता है? द रेड कलर स्कैटर्ड द लीस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फॉग एंड स्मोक, तो रेड कलर जो होता है वो स्कैटर करता है द लीस्ट, कम से कम, इन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसकी जो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से विजिबल स्पेक्ट्रम, हैंस एट अ लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो वी कैन सी द रेड कलर क्लियरली, इसलिए वो रेड कलर से बनाया होता है। समझ गए? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा का डेंजरस साइंस को रेड कलर से बनाया होता है। एट नून सन अपीयर व्हाइट, दिन के समय पर सन जो होता है वो व्हाइट दिखाई देता है। नून द सन इज ओवरहेड एट एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, अब दिन के समय जो होता है ना वो हमारे सर पे होता है सन, एंड द सन वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, तो इसमें वो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करता है रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर। Hence at noon the sun appear white while as only little of the blue and violet color are scattered, और इसमें वो हल्का सा ब्लू का एक फिनिशिंग आती है उसके अंदर। इवनिंग के समय पर वो कुछ और दिखाई देता है। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें ये समझ में नहीं आया।
तो मैं उसके बारे में एक और डिटेल शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो ओनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं, आपने वीडियो देखी, दैट इज अ लॉट फॉर मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।